नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर जबरदस्त सियासी भूचाल। सुशील मोदी को भाजपा ने दे दिया बड़ा झटका और गिरिराज सिंह ने भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, भाजपा को जबरदस्त जीत मिलने के बाद भी भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी को ये झेलना पड़ रहा है और भाजपा ने बड़ा झटका दे दिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधायक सुशील मोदी पर राय देने के लिए बैठे रहे, लेकिन राजनाथ सिंह पटना पहुंचकर किसी से नहीं मिले। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में 5 सीटें मिलने से उत्साहित एआईएमआईएम मंडरा रहा है टूट का खतरा, विधायकों को हैदराबाद में रखा गया है सुरक्षित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुशील मोदी को भाजपा ने दिया बड़ा झटका, गिरिराज ने भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को बिहार में बड़ा झटका देने का मन बना लिया है। सुशील मोदी को इस बार डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि उनकी जगह किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बार बिहार में भाजपा की ओर से 2 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं। इसका इशारा भाजपा विधायक दल की बैठक में देखने को मिला है, जहां तार प्रसाद और अनु देवी को विधायक दल का नेता और उपनेता चुना गया है। वहीं सुशील मोदी ने भी हथियार डालते हुए कहा कि भाजपा संघ परिवार से उन्हें बहुत कुछ मिला है और कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज भरे अंदाज में अपने ट्वीट में लिखा है, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक सुशील मोदी पर राय देने बैठे रहे, लेकिन राजनाथ पटना पहुंचकर भी उनसे नहीं मिले। जी हां दोस्तों, बिहार में भाजपा जनता का मन पढ़ने में कामयाब रही, लेकिन अब पार्टी में गुटबाजी की खबरें हैं। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी के नाम पर पार्टी के जीते हुए विधायक एकमत नहीं है। भास्कर ने दिवाली की शाम को ही पार्टी में जारी गुटबाजी की खबर दे दी थी। राय शुमारी करने पर गुटबाजी उजागर ना हो, शायद इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पटना पहुंचकर भी पार्टी विधायकों से नहीं मिले। भास्कर से बातचीत में पार्टी के सूत्रों ने कहा कि बिहार के जीते हुए विधायकों से पर्ची के जरिए राय ली जाती तो कई विधायक सुशील कुमार मोदी का विरोध कर सकते थे। शनिवार शाम से ही इसको लेकर प्रदेश भाजपा में गुटबाजी चरम पर थी। पटना में भाजपा के तमाम जीते हुए विधायक रविवार सुबह 10 बजे से राजनाथ सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राय शुमारी को लेकर खासी गहमागहमी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे प्रदेश के सभी बड़े नेता अचानक सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बैठक के लिए रवाना हो गए। विधायकों से दस्तखत लेकर उपस्थिति की औपचारिकता पूरी कर ली गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 5 सीटें मिलने से उत्साहित है एआईएमआईएम, मंडरा रहा है टूट का खतरा, विधायकों को हैदराबाद में रखा गया है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विधायकों के टूटने का डर भी सता रहा है। इसको देखते हुए 5 विधायकों को हैदराबाद बुलाया गया है। सूबे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं। इस जीत के बाद पार्टी उत्साहित है, जिसके चलते ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है कि बिहार में पार्टी की कामयाबी हिंदुस्तान की सियासत के लिए अहम है। आने वाले वक्त में एआईएमआईएम पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा लहराएगी। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम को जीते हुए विधायकों की टूट का खतरा है। इसको देखते हुए विधायकों को हैदराबाद में सुरक्षित रखा गया है। सूबे में एआईएमआईएम को 5 सीट मिली है, इससे पार्टी खुश है। चर्चा है कि हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में जीते पार्टी के 5 विधायकों से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है, पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के अपने की फिक्र नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी पार्टी जनाधार बढ़ाएगी। दरअसल बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 के अलावा एआईएमआईएम को भी 5 सीटें मिली हैं। एनडीए को बहुमत के बावजूद एआईएमआईएम ने 5 विधायकों को हैदराबाद बुला लिया। विधायकों ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैठक के बाद बीजेपी विधायक का दावा, सीएम नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से एक समूह नीतीश कुमार को सीएम बनाने का विरोध कर रहा है। वहीं रविवार को एनडीए की बैठक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम बनने से मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट खड़ा करे, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लेकिन बीजेपी विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद वो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी विधायक मंटू कुमार ने एनडीए की बैठक से बाहर निकलने के बाद दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनने से मना कर रहे थे। वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई सीएम बने, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने उन्हें सीएम बनने के लिए राजी कर लिया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी नीतीश कुमार जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी सीएम तय करेगी। जाहिर है जेडीयू को बिहार चुनाव में सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी 74 सीट जीतकर एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है, यानी कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि सुशील मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। माना जा रहा है कि सुशील मोदी ही पहले की तरह इस बार भी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि किसी भी नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या कल डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद ही मिल पाएगी। नीतीश कुमार सोमवार शाम 4:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की बातों में ना रहा दम। इकोनॉमी, एलएसी, बेरोजगारी और कोविड-19 पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पस्त। समझे क्या कहते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में शायद कोई कमी नहीं आई है। इस बात का ताज़ा उदाहरण बिहार चुनाव हो सकता है, जिसके नतीजों ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कहा जा सकता है कि निजी तौर पर अब भी नरेंद्र मोदी वोटर्स के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जीडीपी और सीमा विवाद समेत देश कुछ अन्य अहम मुद्दों पर गौर करें तो मोदी सरकार शायद अपने वादों पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। इन अहम परीक्षाओं में मोदी सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ज्यादा संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि देश की जीडीपी पिछले 3 सालों में गिरती ही चली गई है। हकीकत ये है कि कोविड-19 संक्रमण के फैलने से पहले और लॉकडाउन लगने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी। बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ ही घंटे बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीमा विवाद पर अगर बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। आसपास के गांवों में रहने वाले भारतीयों को भी पड़ोसी मुल्क की दुस्साहस का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भी हालात चीन से तनावपूर्ण है। लद्दाख में फिंगर 8 के पास हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से लगातार रोकने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि मोदी सरकार यह नहीं मान रही है कि जिस जगह पर कभी भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी उस जमीन पर अब चीन का कब्जा है। सरकार ने इस विषय पर बातचीत भी कर दी है। कोरोना की अगर बात करें तो इस संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या के मामले में अब भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा देश में मृतकों की संख्या दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लॉकडाउन का असर बहुत ज्यादा हुआ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी भी देश में हजारों कोरोना वायरस केस एक दिन में आ जाते हैं। बेरोजगारी भी पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। देश की 2/3 वर्किंग वुमेन की नौकरी लॉकडाउन की वजह से चली गई। पुरुषों के मुकाबले देश में कामगार महिलाओं की संख्या पहले से ही कम थी। दिसंबर 2019 में यह 9.15% थी, जो इस साल अगस्त में 5.8% पर पहुंच गई है। कामगार पुरुषों की संख्या 67% से गिरकर 47% पर पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री ने बताया बीजेपी की जीत का राज। कहा सब फिक्स था, इमरती और कंसाना को जानबूझकर हराया। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार का कारण ईवीएम को बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईवीएम में जादूगरी कर यह चुनाव जीता है। यह विकल्प हमारे पास भी आया था, लेकिन हमने इसका सहारा नहीं लिया। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर 9 सीटें जीती हैं, जबकि इमरती देवी और एंदल सिंह कंसाना जैसे लोग सूतक थे। बीजेपी के लिए वे कहीं न कहीं गले की हड्डी बन, इसीलिए उन्हें निपटा दिया। दरअसल उपचुनाव में अपेक्षा से कम सीटें मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां मैं नहीं गया, सब जगह घूमा। खूब पब्लिक उमड़ रही थी, लगता था कि कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने ईवीएम का जादू चलाया और जीत दर्ज कराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर के विधायक दिलीप घोष के खिलाफ वर्धमान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। करीब एक साल पहले दिलीप घोष पर पुलिस के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उसी आरोप के तहत उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि पिछले साल 4 नवंबर को वर्धमान के रैना इलाके में एक सभा में बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा था, पश्चिम बंगाल पुलिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लगी हुई है। यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो पुलिस की नौकरी नहीं मिलती है, पदोन्नति नहीं होती है। एसपी से ओसी तक के सभी लोगों को पैसा चाहिए ताकि वह पैसा टीएमसी कार्यालय में जाए। एक पुलिसकर्मी ने दर्ज की थी शिकायत। रैना के सहरा बाजार चौकी के एक पुलिसकर्मी ने विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलीप घोष की टिप्पणी ने पुलिस की छवि को खराब किया है। आम जनता ने पुलिस के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पुलिस के मनोबल पर असर पड़ा है। उस पुलिसकर्मी के आरोप के आधार पर दिलीप घोष के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस साल फरवरी में मामले की चार्जशीट पेश की थी और उसी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अदालत में गिरफ्तारी वारंट दायर किया गया था। वर्धमान अदालत ने शुक्रवार को अर्जी मंजूर कर ली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।